और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है और इसके लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 ला रही है। लोकसभा में इससे जुड़े हुए 3 विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का मकसद अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बड़े बदलाव लाना है। बिल पर पिछले 2 साल से लगातार गृह मंत्री अमित शाह पूर्व आईपीएस, आईएएस और कानून के जानकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बिल को कुछ जो इन पर विचार विमर्श के लिए जो है स्टैंडिंग कमेटी को भी भेजा जाएगा। लेकिन ये 3 बिल कौन से हैं और क्या बदल जाएगा इनके कानून बनने के बाद, ये पूरा मामला जरा समझिए। देखिए, इन 3 विधेयकों के कानून बनने के बाद इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईईए, ये इसकी जगह भारत के नए कानून आएंगे। 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और जो 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो से समझते हैं बिल के अगर कानून बन गए उनके बाद क्या क्या बदलाव होंगे और इसमें से अलग अलग जो चीज़ें हैं जिन पर बारीकी से आज पूरे देश में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, उसमें से एक है राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करना। इसके अलावा भगोड़ों के खिलाफ कानून सख्त करने की बात कही गई है। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना जरूरी होगा। इसमें नाबालिग से रेप मामले में मौत की सजा का भी प्रावधान है और मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी नया कानून इसमें आएगा। साथ ही साथ तय समय में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी भी है। गैंग रेप में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा भी है। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं का समरी ट्रायल होगा। दोष सिद्ध होने के 30 दिन के अंदर सजा सुनाना जरूरी होगा। यही नहीं, दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी कोर्ट देगा। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश में है सरकार। लेकिन इसमें और क्या क्या बारीकियां हैं, थोड़ा सा इसका विश्लेषण क्या है, ये समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विकास सिंह सर, जो कि अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ विराग गुप्ता जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा और जो अमित शाह ने आज बात कही, जरा वो उनका बयान भी सुन लेते हैं। आज अमित शाह ने जब लोकसभा में बिल पेश करते हुए बात कही, उसको भी हम सुनाएंगे आपको। और उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि अब हम दंड पर नहीं, विकास सर, अब हम न्याय पर ज्यादा फोकस करेंगे, दंड नहीं न्याय। ये कैसे सुनिश्चित होगा सर? देखिए, कानून तो इतना पुराना कानून था ये अंग्रेजों के जमाने का, और इसमें आज तक हमने इसको नया कानून नहीं लाए थे। ये एक्चुअली बड़ी बहुत ही दुख की बात थी। इसलिए कानून लाना ओवरड्यू था और मैं बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इस तरह का कानून लाए हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून लाए हैं। एक मामला तो मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में किया था जिसमें कि नोटिस किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए कानून। अब जैसे ट्रांसजेंडर पे कोई अगर उसकी शिकायत होती है तो एफआईआर दर्ज नहीं होता, क्योंकि एफआईआर सीआर आईपीसी में ट्रांसजेंडर को ना तो वही है ना शी है, इसलिए उसको कंप्लेनेंट नहीं मानते। इसलिए इस तरह के बहुत से तब्दीलियां हैं। गैंग रेप पे है, चाइल्ड रेप पे है, इन्होंने और भी बहुत सारी तब्दीलियां। लेकिन एक बड़ा ही इन्होंने गलती कर दी है जो इनको सुधारना होगा। अभी तो सेलेक्ट कमेटी में ही गया है कि कानून का नाम इन्होंने हिंदी में दे दिया है, जबकि आर्टिकल 348 कहता है कि हर टेक्स्ट जो होगा संविधान में, जो जो जिसका हम कोई एक्ट लाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे, उसका हमेशा इंग्लिश में ही टेक्स्ट होगा। और उसका रीजन बड़ा सराहनीय है, क्योंकि हमारा देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां हिंदी नहीं समझी जाती, जहां हिंदी नहीं बोली जाती, और वहां पे अगर हम कानून का नाम हिंदी में दे देंगे तो वही एक गलत मैसेज जाएगा। तो खैर, ऑफ कोर्स अभी चूंकि सेलेक्ट कमेटी के पास में है तो वो ठीक हो सकता है। साथ में इन्होंने और भी कई बहुत महत्वपूर्ण तब्दीलियां की हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग का करना, कंप्लेनेंट को एज अ राइट स्टेटस रिपोर्ट का प्रोवाइड करना 90 दिन के बाद, और मतलब जितने भी अभी तक मैंने एग्जामिन किया, बहुत इसको तो टाइम लगेगा पूरी तरह से एग्जामिन करने में, जी जी। लेकिन एग्जामिन किए मेरे को लग रहा है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव
और समय के साथ बदलने का उसमें एक विचार और एक एफर्ट और न्याय को ऐसे लाना कि समाज में, उस न्याय से समाज में परिवर्तन आए। क्योंकि जैसे खास करके जो बच्चों पे जो शोषण होता है या गैंगरेप जो हुआ, महिला निर्भया का गैंगरेप आज भी हमारे सबके जहन में बैठा हुआ है और अभी भी इस तरह के इंसिडेंट हमको सुनने में आते हैं। तो इस तरह की चीज को कैसे रोका जाए, कैसे उसको ऐसा बना दिया जाए, टफ बना दिया जाए कि बाद दोबारा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। थोड़ा सा संपर्क भी हमारा कट रहा है उनसे, अपनी टीम को मैं कहूँगा इसको दुरुस्त करें। विराग जी के पास चलते हैं। विराग जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स, इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव बिल कहा जा रहा है और ख़ास तौर से मेरा वही सवाल आपसे भी है कि जो अवधारणा, जो सब टेक्स्ट जो आज बयां किया इस पूरे कवायद का गृह मंत्री ने, वो ये कह रहे हैं कि साहब अब दंड नहीं, न्याय पर जोर होगा। तो ये सुनिश्चित कैसे होगा सर? सरकार ने कुछ दिन पहले भी जन विश्वास बिल अभी पारित किया था और उसमें भी बहुत सारे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज किया था और ये एक अच्छी पहल है। और ये जो अभी कानूनों का जो लिए बिल आया है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के समय के 2 शताब्दी पुराने कानूनों को बदलाव करके औपनिवेशिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, और दूसरा पहलू है कि अदालतों के मुकदमे के बोझ को कम करते हुए लोगों को जल्द न्याय देना, जो संविधान के तहत उनका फंडामेंटल राइट है। अब जो ये बिल आया है, इस बिल में 3 तरह, बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन 3 तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है और लोकसभा में बिल पेश होने के बाद अभी संसदीय समिति के पास भी गया है, और जब संसदीय समिति के पास गया और अगर लोकसभा के कार्यकाल में बिल पारित नहीं हो पाया तो वो जो है इसमें ये लैप्स हो जाएगा, इसी कार्यकाल में इसको कराना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए इसको राज्यसभा में इसको करना चाहिए था। दूसरी जो दिक्कत है कि इसके सीक्वेंस को इसको बदला गया है। सीक्वेंस में जो सेक्शंस पूरे बदले गए हैं, वो सेक्शन बदलने से आपाधापी की एक स्थिति बन सकती है, जुडिशियल एनार्किज्म हो सकता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिविल कानून है जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाना था और उसके लिए विधि आयोग ने लोगों से परामर्श किया, लाखों सुझाव आए, राज्यों के साथ परामर्श किया, इवन राज्यों में कानून बन रहे हैं। लेकिन 7th शेड्यूल के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है, ये राज्यों का विषय है और सरकार बोल रही है कि इसमें परामर्श किया गया है, लेकिन जितने परामर्श की, जितनी ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता थी वो नहीं दिख रही है। इसकी वजह से ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में चीज़ें हों या नहीं हों या नई बोतल में पुरानी शराब हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए 21वीं शताब्दी का कानून जिससे 3 लक्ष्य हासिल हों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, दूसरा लोगों को जल्द न्याय मिले, और तीसरा अगर कोई बेगुनाह फंसाया जा रहा है तो उसके फंसाने वालों को दंड मिले, चाहे पुलिस हो चाहे विरोधी पक्ष हो, ये उसके मापदंड पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक चर्चा इस बात पर भी है, बिल के जो अंदर के प्रावधान हैं, खासतौर से राजद्रोह का जो मसला है, ये राजद्रोह का पूरा प्रावधान ही हटा देना, ये कहा जा रहा है कि बड़ा ही ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और एक स्वस्थ समाज में इस तरह के कानूनों का होना भी ठीक बात नहीं है। लेकिन इस पर आगे बढ़ने की मंशा क्या हो सकती है? और फिर जो दूसरा पार्ट मेरा जो सवाल का है वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, और वो पार्ट ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि दंड कम हो और न्याय ज़्यादा मिले। अब कई मर्तबा लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब अगर आप दंडात्मक प्रावधानों को हटा देंगे और इंसाफ पर, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आप दंड नहीं दे रहे हैं तो आप इंसाफ कैसे मिलेगा? वो फिलॉसफी अलग। लेकिन पहले राजद्रोह का जो कानून को हटाने की जो बात कही जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, राजद्रोह को जो हटाने की बात हो रही है, ये सिर्फ इसको लीगल फिक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर सख्त टिप्पणी की थी, रोक लगाई थी। और उसको इस तरीके से समझें, कई ऐसे कानून हैं जो बड़े वेग हैं और उनके दायरे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनका दुरुपयोग होने की संभावना होती है। जैसे कि IT एक्ट का सेक्शन 66A था, तो उसके दायरे में ज़मीन से लेकर आसमान तक जब सब चीज़ें आ जाती हैं
तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी में खरा नहीं उतरता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को दुरुस्त करने की बात की थी, हटाने की बात की थी। अब क्या किया है, सरकार ने उस कानून को हटा करके एक नया कानून बना दिया है जिसके दायरे में पहले से ज़्यादा सख्त दंड है, 7 साल का दंड है, और उसके दायरे में देश की एकता, अखंडता, इन सारी बातों से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान है। तो नए जमाने के जो नए अपराध हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बच्चों के साथ अपराध हो, इन सारे अपराधों के लिए सख्त दंड की व्यवस्था है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए भी दंड की व्यवस्था है। पर अब आपके मैं दूसरे सवाल में आता हूं जिससे जुड़ा हुआ है कि सख्त दंड और पनिशमेंट की बजाय न्याय। तो इसके जो 3 पहलू हैं, हम हर चीज़ में अमेरिका, यूरोप की नकल करते हैं। इसका पहला पहलू है कि लोगों को जल्दी न्याय मिले, जिससे कि अर्ली जस्टिस, अगर जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, तो जल्दी न्याय के लिए जो हमारी अदालती व्यवस्था हैं, जहां पर हजारों पेज की चार्जशीट होती है, पुराने तरीके से अभी होती हैं बातें, तो अभी कुछ प्रोग्रेसिव बातें हुई हैं, जैसे कि व्हाट्सएप और ईमेल से सम्मन इशू करना या ऑनलाइन अपीयरेंस को मान्यता देना। अब क्रिमिनल ट्रायल में आधे से ज़्यादा पोस्टपोनमेंट सिर्फ इसलिए होते हैं कि अभियुक्त या जो गवाह है वो आया नहीं है और इसकी वजह से उसको वो कर दिया। जब जज घर बैठ के सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, ऑनलाइन उन लोगों की अपीयरेंस क्यों नहीं हो सकती है? तो अब नए जमाने के हिसाब से डिजिटल के साथ, जैसे फॉरेंसिक के साथ जोड़ा है इन्वेस्टिगेशन को, तो डिजिटल के साथ इंटीग्रेशन जस्टिस सिस्टम का करना पड़े जिससे जल्द न्याय मिले। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कोई गलत FIR करे, कोई गलत किसी को फंसाए, पुलिस वाला हो या व्यक्तिगत हो, उसको दंड मिले। सिर्फ अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, बेगुनाह को फंसाने वाले को भी दंड मिलना चाहिए। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि अगर किसी फरियादी को न्याय नहीं मिल रहा है तो चूंकि स्टेट उसमें पार्टी रहती है, तो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सख्त व्यवस्था होनी चाहिए, या FIR जो लॉज नहीं कर रहा है, या जो जमानत नहीं दे रहे हैं। और अभी कुछ अच्छी बातें भी आई हैं कि जिन लोगों ने अपनी सजा का आधा समय काट लिया उनको जेल से रिहाई करने के बारे में प्रावधान है। तो लोगों को, अपराधियों को दंड मिले, निर्दोष लोगों की रक्षा हो, और जो आरोपी है वो जल्द एक उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा खत्म हो। ये बातें कानून के से ज़्यादा उसके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत सावधानी से कानूनी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पुराना सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए और नया सिस्टम बना नहीं, तो एक अराजकता की, एक न्यायिक अराजकता की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा और विराट जी, इसको मैं एक बार और इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे आज गृहमंत्री का जो स्टेटमेंट था कि हमारा इंटेंशन ये है कि पनिशमेंट टू द प्रोविजन ऑफ जस्टिस की तरफ हम बढ़ें, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पनिशमेंट विल बी एडमिनिस्टर्ड टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ डिटरेंस अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब मैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम बहुत ज़्यादा डीक्रिमिनलाइज करना चाहते हैं जो माइनर अपराध हैं, और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उसमें पनिशमेंट को हम बढ़ा रहे हैं। अब सैद्धांतिक रूप से ये एक ऐसी बहस आ जाती है कि आप दरअसल पनिशमेंट के पक्ष में हैं या नहीं हैं। अभी मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट इन्होंने ऐड करने की बात कही है मॉब लिंचिंग और रेप ऑफ माइनर्स के केस में। अब ये दूसरी तरफ हम चले जाते हैं कि जहां पर हम पनिशमेंट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस है, जो पेटी ऑफेंसेस है, हम उसमें थोड़ा सा उसको शिथिल करेंगे। तो आपको ये बैलेंस्ड अप्रोच लग रही है, ये प्रोग्रेसिव अप्रोच लग रही है, या जैसा आप कह रहे हैं कि घुमा फिराकर बात वही है, एक नया जामा बस पहनाने की कोशिश? नहीं, निश्चित तौर पर बैलेंस अप्रोच है, निश्चित तौर पर प्रोग्रेसिव अप्रोच है। लेकिन हमारे आपराधिक सिस्टम में समस्याएं क्या हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको अपराधियों को दंड देना ही पड़ेगा, कठोर दंड की व्यवस्था होनी पड़ेगी। पर प्रॉब्लम इस बात पे होती है कि मॉब लिंचिंग है, और मॉब लिंचिंग करने वाले जो मुख्य जो उसके सूत्रधार हैं उनको छोड़ करके छुटभइये को फांसी दे दी जाए, यहाँ से जुडिशियल सिस्टम का, लीगल सिस्टम का दुरुपयोग चालू होता है। तो हमारे देश में जो मुख्य समस्या आपराधिक कानून की जो दिक्कतें हैं वो 3 तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि ये पुलिस बेस्ड है, तो पुलिस के सामने स्टेटमेंट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर पुलिस FIR में जो लिख दे वो सुप्रीम कोर्ट तक उसको रिवर्स करने में उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं।
ये पहली सबसे बड़ी समस्या है। तो पुलिस की जवाबदेही कैसे बने, क्योंकि पुलिस नेताओं के इशारे पर काम करती है। ये मणिपुर से लेकर के हरियाणा से लेकर के हर जगह के हादसे से जाहिर है कि पुलिस, बंगाल में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कि पुलिस नेताओं के इशारे पर काम करती है। ये पहली समस्या है कि पुलिस को हम मुक्त कैसे करें, प्रोसिक्यूशन और पुलिस को कैसे अलग अलग करें, ये एक पहली समस्या है। मुझे लग रहा है सीआरपीसी में इस बारे में कुछ करने की कोशिश की गई है, पर इसके लिए राज्यों से परामर्श जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि लंबी लंबी चार्जशीट, बेवजह के कनेक्टिंग चीज़ों को करने का एक जो पुराना प्रचलन है। अब जैसे एक छोटी सी बात बताएं, पूरे देश में एफआईआर के अलग अलग फॉर्मेट हैं। हाई कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बड़ा सिंपल होना चाहिए। आईटी एक्ट में सरकार ने बोला है कि सिंपल तरीके के कानून होने चाहिए। लेकिन हमारी जो एफआईआर है, हमारी जो चार्जशीट, हमारे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं, वो इतने जटिल होते हैं कि ना डॉक्टरों को समझ में आते हैं, ना पुलिस वालों को समझ में आते हैं, ना जजों को समझ में आते हैं, और लंबी लंबी चार्जशीट हो जाती है जिनमें सिर्फ तारीख पड़ती है, और जब तक फैसला आता है तब तक आधे से ज़्यादा गवाह या आरोपी, ये सारे लोग उसमें इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर की दिक्कत है, और प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करना सिर्फ कानून में बदलाव से नहीं होगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे तारीख पे तारीख का जो सिस्टम है, जो पिक्चरों में भी हमेशा दिखाया जाता है, दामनी पिक्चर से लेकर के हर उसमें, कि उस तारीख के तारीख से सिस्टम से बचने के लिए लोग आपराधिक जो पुलिस के पास जाने की बजाय, अदालतों के प्रति भरोसा रखने की बजाय, उसको करप्शन से, मैनिपुलेशन से या लोकल मैनेजमेंट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये रूल ऑफ लॉ की बड़ी भारी हार है। तो आपराधिक, और हमें एक और बात जरूरी समझना चाहिए कि देश में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। 5 करोड़ मुकदमों में लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट में 4.44 करोड़ मुकदमे हैं, जिनमें 3.33 करोड़ क्रिमिनल मुकदमे हैं। और क्रिमिनल मुकदमों में जेल में बंद 90% जो कैदी हैं वो बहुत खूंखार अपराधी नहीं हैं। वो लोग हैं जिनके पास अच्छे वकील नहीं हैं, जिनके पास अच्छे तर्क नहीं है, जो अपनी बात को रख नहीं सकते हैं। तो बड़े अपराधी तो कानून की धाराओं का फायदा उठा के बाहर चले जाते हैं, और छोटे लोग जेल में रहते हैं। ये कैसे न्यायिक व्यवस्था बने? और अगर किसी को गलत तरीके से जेल में रखा गया है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी की जेब से जुर्माना क्यों नहीं वसूला जाए, उसको क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिले, तो अपराधी को दंड मिले? यानी कि बिल्कुल सही बात है। 1860 से लेकर 2023 तक का ये जो पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा ताना बाना रहा है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। क्या उन सारे के सारे फ्लॉज को ये जो कानून है ये एड्रेस कर रहे हैं? ये बहुत देखना होगा। एक संक्षेप में एक बार मैं फिर से थोड़ा सा मैं आऊंगा सेडिशन का कानून के ऊपर। मोटा मोटा हेडलाइंस में ऐसा लग रहा है कि राजद्रोह कानून अब खत्म हो जाएगा, और राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर इस देश में बड़ी बहस हुई है। कहा यह जाता है कि पुलिस और तंत्र जो है लगे कि वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो राजद्रोह का केस लगाकर जो है वो जेल में डाल दिया जाए या छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि राजद्रोह अलग होगा, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन ये है कि कुछ नए ऑफेंसेस भी जो है इस बिल में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। सेसेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, सबवर्सिव एक्टिविटीज है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज है, इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी और द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये सारे वो प्रावधान हैं जिसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है कि पुलिस जो है इनकी आड़ में भी किसी को छवि धूमिल कर दे या फिर गलत तरीके से उस पर चार्ज कर दे। तो अवधारणा तो वही है सर, ये आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यहां पे? दीपक जी, इसीलिए मैंने बोला कि भारत की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें 5 करोड़ मुकदमे हैं, जिनमें कि 3.5 करोड़ क्रिमिनल मुकदमे हैं। और ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, जहां पर चुटकियों में एफआईआर हो जाती है या एड़ी रगड़ने के बाद एफआईआर नहीं होती है। तो आपने जो सवाल पूछा है उसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि जब कोई व्यक्ति बेगुनाह साबित हो जाए, बाइज्जत बरी हो जाए, तो उसको जो हैरेसमेंट हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित पुलिस अधिकारी और राज्य के प्रोसिक्यूशन द्वारा दी जानी चाहिए। इसके लिए भी कानून में प्रावधान होना चाहिए जिससे गलत मुकदमे डाल, क्योंकि सख्त कानून चाहिए, लेकिन सख्त कानून की आड़ में किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है, वो चाहे राजद्रोह हो, चाहे रेप हो, चाहे स्नैचिंग हो, और या कोई भी जुए का खेल हो या जो कुछ भी हो।
तो उस व्यक्ति को राज्य जिसने कि उसको गलत तरीके से फंसाया था, गलत तरीके से जेल में भेजा था, उसके मानवाधिकारों का, उसके जीवन के उस बहुमूल्य समय के हनन के लिए उसे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इसका कानून भी आईपीसी सीआरपीसी में होना चाहिए, तभी लोगों को सही मायने में मुकदमों से मुक्ति मिलेगी और न्याय मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि ये कमेटी के पास गया है, इसमें इन तमाम बातों पर बहस होगी। बहुत सारी गुंजाइशें हैं एक सुदृढ़ समाज के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो भी प्रावधान आने चाहिए वो बिल्कुल आने चाहिए, और उनमें एक नया बदलाव भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, सालों से पेंडिंग था। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं अभी बाकी हैं इन तमाम प्रावधानों पर। मुझे लगता है कि अच्छा खासा मंथन होगा और एक अच्छी बहस के बाद, चर्चा के बाद एक मजबूत कानून हमारे देश के सामने नए स्वरूप में होंगे। हम भी उसका इंतजार करेंगे। विराग जी हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और खबरों पर उनसे बातचीत करनी है, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये पहली कवर स्टोरी है हमारी, इसके बाद हम दूसरी कवर स्टोरी शुरू करेंगे, लेकिन ये थी आज की पहली कवर स्टोरी। आज की दूसरी कवर स्टोरी उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई एक गुड न्यूज के साथ। अदालती कार्रवाई में उपभोक्ताओं का खर्च अब सरकार उठाएगी। अगर थोड़ा सा बेसिक टर्म्स में अगर समझें तो अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ केस करना चाहते हैं, आपको केस लड़ने के लिए पूरी फीस नहीं देनी होगी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने किसी बड़ी कंपनी से ऑनलाइन ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विस ली और उसमें खामियां पाई आपने, तो आप उस कंपनी, दुकान, उस ब्रांड के खिलाफ जाकर केस कर सकते हैं। या पहले तो ये आपके पास ऑप्शन है कि उसे जाकर लौटाकर उसे आप रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं या क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं। लेकिन अगर वो आनाकानी करे, प्रोडक्ट लेने से मना कर दे, सर्विस का देने से मना कर दे, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में केस फाइल करते समय आपके पैसे और खर्च भी बढ़ जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां सामने से जब केस लड़ रही होती हैं तो वो बड़ा वकील हायर कर लेती हैं, बड़ी कंपनीज हायर कर लेती हैं, और आम कंज्यूमर के पास आर्थिक तंगी के चलते उनसे फाइट करने के ऑप्शंस नहीं रहते। और इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब ये कदम उठाया है कि अगर कोई उपभोक्ता किसी कंपनी या फर्म के खिलाफ केस करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, सर्विस की क्वालिटी को लेकर या किसी भी रूप में लेकर, तो अब उसके अदालती कार्रवाई का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार उपभोक्ताओं को कंज्यूमर वेलफेयर फंड से इसका भुगतान करेगी। यानी कि कंपनियों की जो मनमानी है और जो पैसा देकर वो जो बड़े बड़े वकील और कॉर्पोरेट लॉयर्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को हायर कर लेते हैं, लीगल फर्म्स को हायर कर लेते हैं, वो उनसे मुकाबला करने में एक उपभोक्ता सुदृढ़ होगा। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये बात कितनी सही है और क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी, इस पर बातचीत करने के लिए विराग जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विराग जी, सामान्य केसेस में तो हमने लीगल एड नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सरकार की ओर से मुफ्त में न सिर्फ कानूनी परामर्श दिए जाते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वकील भी मुहैया कराया जाता है। ये क्या कंज्यूमर कोर्ट्स के मामले में नहीं होता था क्या सर अभी तक? कंज्यूमर कोर्ट के लिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड का एक कानून है, बहुत पुराना कानून है, बहुत पुराना नियम है। और वो जो फंड है उस फंड पे केंद्र सरकार और राज्य उसके लिए पैसा देते हैं। उसके ब्याज से जो उपभोक्ता कल्याण के बहुत सारे काम और चीज़ें होती हैं, उसी के लिए एक नया आदेश आया है जिसके तहत क्या होता है, जब कोई मुकदमा दायर होता है, कंज्यूमर के जो केसेज होते हैं मोटे तौर पे उनका जो नेचर होता है सिविल केसेज होते हैं। सिविल केसेस के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जब आप मुकदमा फाइल करते हैं तो आपको कोर्ट फीस देनी होती है, और वो कोर्ट फीस नॉर्मली जो सूट की वैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से होती है, और कई बार वो हज़ारों रुपए में, लाखों रुपए में होती है। पर कंज्यूमर केसेज में वो बड़ी सीमित होती है। सामान्यतः वो 5 लाख रुपए तक 200 रुपये, 10 लाख रुपए तक 400 रुपये, और जो उससे ऊपर अगर होता है 20 लाख रुपए से ऊपर तो 500 रुपये बड़ी नॉमिनल फीस होती है, जिससे कि एक नॉमिनल फीस से केस फाइल हो जाए। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि वहाँ पर वकील, तो वकील के लिए भी, बगैर वकील के भी लोग अपने मुकदमे को लड़ सकते हैं। ये एक दूसरी राहत की बात है, बगैर वकील के भी लड़ सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि सामने जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं, उनके सामने आप कैसे टिकें, या कभी समझौते की गुंजाइश हो तो समझौते कराने वाला जो मीडिएटर होता है उसकी फीस क्या जो कंप्लेनेंट है वो दे,
तो उसके लिए सरकार ने एक नया जो नियम बनाया है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड से जो मीडिएटर है, और जब मामला आपस में सुलहनामा से खत्म हो रहा है तो मीडिएटर की फीस इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड से दी जाएगी। अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं कि अपना मुकदमा खुद ही लड़ सकता है, ये कंज्यूमर वाले मामले में पहले नहीं होता था क्या? नहीं, वो पहले तो होता ही था। नई पहले दो बातें होती थी कि लोगों को फीस जो मुकदमा फाइल करने में बहुत कम नॉमिनल 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये वैल्यूएशन के हिसाब से देनी पड़ती थी, और बगैर वकील के मुकदमा लड़ सकते थे। अब तीसरी बात हुई है कि जो मीडिएशन वाले केसेस में फीस कंज्यूमर वेलफेयर फंड से देने का नियम बनाया गया है। ये नई बात है। अब लेकिन अब जैसे आप बता रहे हैं कि अगर 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 माना बीच बचाव हो जाता है, मध्यस्थता की बात आती है या राजीनामे की बात आती है, तो उसमें साहब एक वो वाली फीस भी अब सरकार वहन करेगी? हाँ, तो वो जो फीस जो बेसिकली एक आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट मैटर्स हैं उनमें एक जो मीडिएशन का बहुत बड़ा भारत और सिंगापुर जैसे बहुत बड़ा एक केंद्र बनते जा रहे हैं कि आपस में सुलह समझौते से मामले को समाधान किया जाए। अच्छा। तो जब अगर कोई छोटा मामला है और सामने वाली कंपनी उसको आपस में सुलह से करना चाह रही है तो उसके लिए एक तीसरा व्यक्ति बैठता है, मीडिएटर, और वो मीडिएटर दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह कराता है। तो उस मीडिएटर की एक फीस होती है, उस सक्सेस फीस भी होती है, और अगर मीडिएशन सफल नहीं होता है तो फेल्ड फीस भी होती है। वो फीस इस फंड से दी जाएगी। ओके विराग जी, आखिरी सवाल मेरा, अगर ये नए प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति अगर सरकार की सहायता चाहता है, वित्तीय सहायता, या फिर सरकार का जितनी भी ये फीस देने की जो आप मीडिएशन और इन सब की बात कर रहे हैं, इसका प्रक्रिया क्या होगी, क्या करना होगा अगर कोई उपभोक्ता ये कोई व्यक्ति अगर केस लड़ना चाहता है इस राह के जरिए? नहीं, देखिए, इसको दो हिस्सों में समझिए, शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। यह मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया नहीं है। ये कंज्यूमर 3 अदालतें होती, जिला अदालत होती, राज्य अदालत होती, केंद्रीय अदालत होती है। तो इन तीनों जगहों पर अगर केस चलते चलते जज साहब को ये लगता है, मेंबर को ये लगता है कि इस मुकदमे में बजाय कोर्ट की प्रोसीडिंग के कोर्ट के बाहर जाके दोनों पक्ष सुलह कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति बैठता है, वो जिसकी भूमिका जज की नहीं होती है। वो लोगों से आपस में पंच की तरह पंचायत करके, और वो जो फैसला अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तो वो फिर मेंबर के पास या जज के पास जाता है और उसमें मोहर लग जाती है। उस मीडिएटर की फीस को पे करने का प्रावधान है। लेकिन आपके सवाल का मुख्य सवाल का उत्तर मैं देता हूं कि लोगों को सरकार से सलाह, इसमें कैसे सरकार से सहायता मिल सकती है। तो मीडिएशन के मैटर दीपक जी बहुत कम रहते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में, क्योंकि अधिकतर बड़ी कंपनियां मीडिएशन की बजाय वो लड़ना पसंद करती हैं। वो 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की बजाय 25 लाख रुपए कानूनी लड़ाई में खर्च करना पसंद करती हैं, क्योंकि अगर एक बार उनको पैसा देना पड़ा तो वो पैसा हर बार देना पड़ेगा। इसलिए मीडिएशन के मामले बहुत कम रहते हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि सरकार आम जनता की मदद इस तरीके से कर सकती है कि जो क्लास एक्शन सूट का, जिसके बारे में पिछली बार बात हुई थी, क्लास एक्शन सूट का जो प्रावधान है उसको व्यवहारिक एक उसको रूप दिया जाए, जिससे सरकार या ग्राहक संगठित तौर पर बड़ी कंपनियों के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ सकें। एक कंपनी है, उस कंपनी से लाखों लोग प्रभावित हैं, एक आदमी लड़ेगा वो नहीं जीतेगा। लेकिन अगर लाखों लोग समूहबद्ध तरीके से सरकार की मदद से लड़ें तो कंपनियां भी अपनी गलत हरकतों से बाज आएंगी और उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो क्लास एक्शन सूट के बारे में कानून में प्रावधान है, लेकिन उस पर असली जामा नहीं पहनाया जा रहा है और उसको यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए एक कानूनी और प्रक्रियागत बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि ये वाकई में ये पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो उस समय भी ठीक चर्चा इसी मोड़ पर ख़त्म हुई थी कि क्लास एक्शन सूट पर आगे भी काम किया जाए, और हम अपने दर्शकों के लिए इस पर भी थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे। विराग जी हमारे साथ होंगे, थोड़ा सा और क्लास एक्शन सूट के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अड़चने हैं, और कैसे ये मास लेवल पर उपभोक्ताओं के अधिकारों को और ज़्यादा पुख्ता तरीके से संरक्षित कर सकता है। ये वादा हमारे दर्शकों से रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी आपका, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर यानी एक्स से अब पैसे कमाना आसान हो गया है। अब एक्स किसी ट्वीट के 5 बिलियन यानी कि 50 लाख इंप्रेशन होने पर भी पैसे कमाने का मौका देगा। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एलॉन मस्क ने बताया कि इस सुविधा का लाभ केवल जो एक्स ब्लू या आप कह सकते हैं ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन वाले ही उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि ट्विटर ने इससे पहले पैसा कमाने के लिए 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ इंप्रेशन की लिमिट लगाई थी। ट्विटर के मुताबिक अब 90 दिन यानी कि पिछले 3 महीने में अगर ट्वीट पर 5 मिलियन इंप्रेशन यानी कि ट्वीट को 50 लाख बार देखा गया हो तो वो यूज़र ट्विटर के जरिए पैसे कमाने के योग्य हो जाएगा। अब ट्विटर ने 15 मिलियन की लिमिट हटा दी है और यही नहीं, यूज़र्स के लिए एक और खुशखबरी और भी है। ट्विटर सपोर्ट के मुताबिक जैसे ही आपके अकाउंट में $10 होते हैं आपको ट्विटर पैसे भेजना शुरू कर देगा। तो कुल मिला के जैसे यूट्यूब पे होता है, जैसे फेसबुक में होता है, जैसे इंस्टा पे होता है कि आपका एक निश्चित अमाउंट जो है वो मिनिमम अमाउंट जब आना शुरू हो जाता है उसके बाद आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इलॉन मस्क के मुताबिक केवल वेरीफाइड हैंडल से किए गए ट्वीट्स के व्यूज़ काउंट किए जाएंगे। ये थोड़ा चिंता में डाल सकता है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। व्यूज़ सिर्फ उनके काउंट होंगे जिनके वेरीफाइड हैंडल्स हैं। अब इसके पीछे का कारण भी सुनिए। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि इसका कारण ये है कि स्कैमर्स जो हैं वो बॉट्स का इस्तेमाल कर अनगिनत व्यूज़ बटोर सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत इंप्रेशंस को बटोर सकते हैं। तो ये एक तरह से स्वीकारोक्ति भी है उनकी, इलॉन मस्क की, कि बॉट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे इंप्रेशंस आ सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी अकाउंट के बारे में ये अवधारणा पाले हुए हैं कि साहब इनके तो लाखों करोड़ों इंप्रेशंस आते हैं, तो खुद इलॉन मस्क परेशान है वो बॉट से। वो कह रहे हैं कि भाई बॉट से आप कितने भी इंप्रेशंस ला सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ वेरीफाइड हैंडल्स का ही इंप्रेशन को मान्यता देंगे। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति भी। बहरहाल आपको बताएं कि ट्विटर से पैसे कमाने के लिए आपके अकाउंट में जो है तो सिर्फ 500 या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए। इसके अलावा ट्विटर हैंडल कंपनी के नियम और शर्तों के अनुसार होने चाहिए। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स ने पैसा आने के स्क्रीनशॉट भी शेयर करने शुरू कर दिए हैं। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की बात करें तो भारत में मोबाइल यूज़र्स को 900 रुपये प्रति माह चुकाना होता है। वेब यूज़र्स को 650 रुपये प्रति माह देने होते हैं। सालाना प्लान की बात करें कि साल 6800 रुपये के आसपास जो है वो देना होता है। इस पर दोनों चीज़ें पहले भी होती रही हैं कि क्या कर रहे हैं इलॉन मस्क, रह कर वो अजीबोगरीब फैसले लेते रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लोगों को थोड़ा पैसे कमाने का जरिए के रूप में देखने का मौका मिल रहा है। जितेंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं वो इन्फोसेक प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी। कैसा लगा इलॉन मस्क का ये नया आइडिया कि 15 मिलियन की लिमिट घटा के 5 मिलियन कर दो और पैसे देंगे साहब हम, कुछ होगा इससे? नहीं, बिल्कुल होगा। और ये उनकी कोई नई घोषणा नहीं है। जब उन्होंने ट्विटर को शुरू किया था तभी से उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्विटर का पूरा मॉडल है जहां वो एडवर्टाइजर से पैसा लेते हैं और आपको एक मैनिपुलेटेड कंटेंट दिखाते हैं। ट्विटर तय करता है कि आप कौन सा पॉलिटिकल कंटेंट देखेंगे, लेफ्टिस्ट देखेंगे, राइटिस्ट देखेंगे, अनगिनत ऐड आते हैं। तो एक तो ये था उनका कंसर्न, वो शुरू से कह रहे थे इस चीज को खत्म होना चाहिए, वो बेफिजूल के एडवर्टाइजमेंट दिखाने का इतना फायदा नहीं है। दूसरा उनका ये भी कहना था कि जो ट्विटर के एल्गोरिदम्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, व्यक्ति को पता होना चाहिए उसे क्या चीज दिखाई जा रही है और क्यों दिखाई जा रही है, और उसे ये तय करने का हक होना चाहिए वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहता है। तीसरा, शुरू से वो उनका ये विचार थी कि ट्विटर जैक डॉर्सी के अंदर जो चल रहा था, पराग अग्रवाल के अंदर, वो एक पूरा का पूरा एक तरह से लेफ्टिस्ट बायस प्लेटफॉर्म था। ये बार बार वो कई मंचों से कहते रहे और उन्होंने कहा कि एक तरह से सामंतवाद चल रहा था, जो लेफ्टिस्ट हैंडल है उनको वेरीफाई कर दो, बाकी लोगों को आप छोड़ दो और उन्हीं के कंटेंट को प्रमोट करो। इस तरह के आरोप वो शुरू से लगाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा की तरफ जो ट्विटर की मैनेजमेंट का झुकाव था और वो दूसरी स्पीच को कहीं ना कहीं सेंसर कर रहे थे। तो अब उसके खिलाफ जब उन्होंने कड़े फैसले लेने शुरू करे, उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया, कई जो पुराने हैंडल से जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप का भी हैंडल उन सबको रिइंस्टेट कर दिया। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो ट्विटर के 15 साल के वर्चस्व के दौरान जो एडवर्टाइजर विज्ञापनकर्ता उनसे जुड़े, उन्होंने ट्विटर से हाथ खींच लिए। किसी ने कहा कि साहब यहाँ पे फेक न्यूज फैल जाएगी, किसी ने कहा जिन बड़े संस्थानों के ब्लू टिक हटाए हैं, अब अगर वो उनको कोई इंपर्सनेट कर लेगा तो हम ट्विटर के ऊपर ऐड नहीं देना चाहते। और उनको 60 से 70% जो एड रेवेन्यू है वो गिर गया। उसके बाद लिंडा आई जो नहीं उनकी सीईओ है,
और जो ब्लू टिक के कारण भी जो इतना बवाल हुआ, जो उनकी उतनी बदनामी हुई, एक तरह से क्रिटिसिज्म हुआ कि अब वो कोई भी व्यक्ति 800 रुपए देकर वेरीफाइड हैंडल देखेगा, पब्लिक फिगर को नहीं मिलेगा। उस दबाव में एलन मस्क ने बहुत क्रिटिसिज्म झेला, मगर उसके देखिए 2 चीजें हुई। बदनामी एलन मस्क की हुई, पर पैसा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी कमा रहे हैं। वो भी अब 800 रुपए देके, 900 रुपए देके ब्लू टिक बेच रहे हैं। और ये सारे लोग जो एलन मस्क को गालियां दे रहे थे, उन्हें समझ में आया कि हाँ, ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। समाज में आप स्टेटस को बहुत अच्छे से बेच सकते हैं। कि अगर आप किसी को कहेंगे ट्विटर यूज करने के लिए या फेसबुक यूज करने के लिए आपको 100 रुपए साल का भी देना है, तो 80% लोग इसमें नहीं देंगे। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि आप फेसबुक पे आपको सेलिब्रिटी स्टेटस, ब्लू टिक स्टेटस या कोई गोल्ड मार्क दिया जाएगा, 500 रुपया दे दीजिए, उसके लिए व्यक्ति हर महीने आपको 800 रुपए देने को तैयार है। तो उन्होंने स्टेटस को बेचा। अब उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए। पहला, उन्होंने कहा कि मुझे ये जो 60-70 लोग जो ऐड का मेरे को पैसा खींच के मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। मैं इतना कंटेंट और इतना यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, उससे मैं 40% रेवेन्यू उसका जो बड़े यूजर्स हैं, जो वेरीफाइड यूजर्स हैं या जो कंटेंट मेरे लिए जनरेट करे, उनके साथ में शेयर करूंगा। अब वो करने के लिए आपको कंटेंट चाहिए, लोग चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो जो व्यक्ति जिसके कारण आज ट्विटर इतना पॉपुलर है, जो जो लोग शायद ट्विटर को छोड़ के चले जाएं, उससे बचने के लिए उन्होंने कहा आप सब के साथ में पैसा शेयर करूंगा। और खुद उस पैसे को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने एक तरीके आजमा दी कि जो जो व्यक्ति 800 रुपए महीने का मुझसे वो ब्लू टिक खरीदेंगे, मात्र वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे। बाकी जो 1.5 करोड़ से अब 5 लाख की व्यू करने की बात है, वो देखिए वो उसको हो सकता है फ्यूचर में हटा भी दे कि अगर आपके 1000 व्यू है, 2000 व्यू, तो भी आपसे छोटा रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं। मगर ये कि वो इसकी आड़ में अपना वो 800 रुपए महीने का ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन बेचना चाह रहे हैं और वो धड़ाधड़ा बिक भी रहा है। तो एक तो लोगों का आपने ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन बेच दिया होलसेल के अंदर, बहुत पैसा आप कमाएंगे। दूसरा जो, और ये हर महीने की कमाई है। दूसरा, लोग भी जो सोच रहे थे हम ट्विटर का प्लेटफॉर्म छोड़ के हम जो नया कुछ ऐप ज्वाइन कर ले, जो ये ट्विटर के फाउंडर लॉन्च कर रहे हैं या फेसबुक के थ्रेड के ऊपर चले जाएं, वो एक तरह से सब धराशायी हो गए, क्योंकि थ्रेड के ऊपर आज ऐड है नहीं, लोग भी इतना कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे। और जब ट्विटर से लोगों को पैसा मिलना लगेगा तो ट्विटर पे और भी ज्यादा कंटेंट जनरेट करेंगे। तीसरा, हाँ। जो ट्विटर को सेल्फ केपेबल बनाने की उनकी कोशिश है कि जो 40 करोड़ का साल का नुकसान था, मैं कैसे वो 44 बिलियन डॉलर जो मैंने लगाए हैं, किस तरह से मैं उस कंपनी को मुनाफे में लेके आऊं। मुझे लगता है कि ये कदम एक उनको सही दिशा के अंदर ले जाए। लेकिन देखिए एक चीज़ है, अब एक तरफ तो इलॉन मस्क कहते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल फॉस्टर कर रहे हैं मीनिंगफुल डिस्कशंस को, हम तो बहुत साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। दीपक जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। अगर एक लाइन में सारांश कहे तो उन्होंने कहा दुनिया जाए भाड़ में, आइए मिल बांट के पैसा कमाएंगे। नहीं, लेकिन देखिए इसमें थ्रेट्स देखिए वो जिम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए अगर आपने क्वेस्ट शुरू कर दिया एक इंगेजमेंट्स का, इंप्रेशंस का, तो ऐसा तो नहीं है कि टॉक्सिसिटी और वल्गैरिटी फिर प्रमोट होने लगे, क्योंकि सारी कहानी तो फिर इंगेजमेंट्स की है, इंप्रेशंस की है। आप कोई अच्छी बात लिखकर इंगेजमेंट्स तो लाएगा नहीं, या ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं लाएगा, लेकिन संभावनाएं बड़ी कम होती है, उसमें पेस बड़ा स्लो होता है। आप वल्गैरिटी परोस दीजिए, टॉक्सिसिटी डाल दीजिए, फटाफट ट्वीट होने लगते हैं। और तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए? वो संभव हो सकता है, पर इतनी ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये कोई नया आइडिया नहीं है। यूट्यूब तो आज भी आपके जो कंटेंट क्रिएटर है उसके साथ रेवेन्यू शेयर कर रहा है, इंस्टाग्राम भी कर रहा है। मतलब इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि यूट्यूब पे सारे लोग वल्गर या अब्यूजिव कंटेंट डाल रहे हैं। वो भी डालते हैं, उससे भी लाइक्स और व्यू वगैरह आते हैं। मगर मेजोरिटी कंटेंट देखिए, जो क्रिएटिव कंटेंट है वो अल्टीमेटली ज्यादा बढ़ेगा और उसी को रेवेन्यू आएगा। 10-12% एक्सेप्शन हर जगह होंगे। आज इंस्टाग्राम में भी लोग उल्टे सीधे कमेंट डालते हैं, उनकी प्रोफाइल को भी व्यूज मिलते हैं। सारी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी नहीं है। और आप यूट्यूब पे भी देखिए, बहुत कोई क्रिएटिव वीडियोस है, कोई बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है, वो सब आ रहा है, शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं। कुछ फालतू का कंटेंट भी है, अब्यूजिव कंटेंट भी है, थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेंट भी है, या रिलीजियसली एक तरह से ट्रबलसम कंटेंट भी है। तो वो सब चीजें होंगी, पर उसमें वो कंटेंट की जो मॉडरेशन पॉलिसी है, जो प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी है, वो उसका देखभाल कर लेगी। मगर रेवेन्यू जनरेशन के मामले में बहुत अच्छा तरीका है कि जिन व्यक्तियों के कारण ट्विटर इतना मुनाफा कमा रहा है, अगर उसके साथ वो थोड़ा सा मुनाफा शेयर करेंगे, वो व्यक्ति उनके लिए और कंटेंट जनरेट करेंगे और मुनाफा आएगा। और अब एक समय ऐसा आएगा 6-8 महीने बाद कि एडवर्टाइजर भी जो चले गए वो भी दोबारा लौट कर आ जाएंगे, बिकॉज अगर सारा कंटेंट, सारा बाजार और सारे व्यूअर यहीं पे है, तो एडवर्टाइजर को भी मजबूरी में आना पड़ेगा। मगर जब वो आएंगे उस समय एलन मस्क जो है उस नेगोशिएशन टेबल पे बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे और कोई भी विज्ञापन करता उनके ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा।
मैं ही शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इलॉन मस्क से। स्वाभाविक रूप से अब इलॉन मस्क अगर इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोचने लगे कि भाई मेरा वल्गैरिटी प्रमोट करने का मेरा कोई प्लेटफॉर्म ना बन जाए। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्विटर यानी कि एक्स ने टर्म्स एंड कंडीशंस जो अपनी रखी हैं, क्योंकि ये पक्ष भी लाना ज़रूरी है, उसमें वो थोड़ा सा सेक्सुअल मटेरियल, पोर्नोग्राफी, टेररिज्म, बिल्कुल वो मोनेटाइजेशन जो गाइडलाइंस हैं उसमें वो कह रहे हैं कि उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाएगा, खास तौर से कमर्शलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल मटेरियल। तो ये चीज़ें हैं, बट हम तो यही कहेंगे कि देखिए पैसा कमाना है, बहुत अच्छी बात है, जिसको पैसा कमाना है कमाएं, लेकिन ये अंधी दौड़ ना हो जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में हो गया है, अब इंस्टाग्राम में हो गया है, बहुत सारे इन्होंने एल्गोरिथम्स ऐसे बदल गए हैं कि कई लोग सोचते तो हैं, देखा देखी करते हैं दूसरे की कि वो तो रातों रात देखिए यूट्यूब चैनल से उसने क्या बना दिया, वो क्या बन गया, और एक अजीब से डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनको वहां पर कामयाबी नहीं मिलती। तो इस तरह का माहौल कहीं ट्विटर ना दे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ ऐड करेंगे लास्ट में, कुछ टिप्स देना चाहें जो लोग सोच रहे हैं कि ट्विटर को कैसे पैसे बनाने का जरिया बनाया जाए, उनके लिए कोई टिप्स आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि ट्विटर से आप फुल टाइम पैसा कमाएं ऐसा मतलब सोच के आपको करियर नहीं बनाना चाहिए। यूट्यूब एक अलग जगह है, इंस्टाग्राम एक अलग जगह है, वहां पे ऑडियो विजुअल कंटेंट बहुत ज्यादा है। और ट्विटर के अगर आज आप देखें तो टेक्स्ट कंटेंट और फोटोज ज्यादा है, मगर ट्विटर भी अब इस चीज गेम में अंदर आ रहा है कि वो 6 से 8 महीने के अंदर वीचैट जैसी एक ऐप बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर इंस्टाग्राम जैसे वीडियो भी हो, रील्स भी हो और यूट्यूब जैसे वीडियो भी हो, और साथ में जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यूपीआई का प्लेटफॉर्म हुआ है, चाइना के अंदर वीपे वगैरह है, वो उसको भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो एक्स जो है वो अब ट्विटर के इस रूप में नहीं होगा, वो एक नया एक प्रारूप होगा जिसके अंदर एक सुपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंदर फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग के फीचर होंगे जो आज नहीं है। आप मतलब पर्सनलाइज फ्रेंडशिप वाले फीचर नहीं है, प्लस आपको इंस्टाग्राम की तरह शॉर्ट वीडियोज और शायद रील भी आ जाए, और हो सकता है एक समय पे जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट्स है उनके लिए शायद एक बड़े वीडियोस का भी फीचर आ जाए। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से पूरा का पूरा सोशल मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उपभोक्ता के लिए भी और जो विज्ञापन करता है उनके लिए तो होगा ही होगा, और जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनकी जो एक अवधारणा लोगों के बीच में है शायद उनका चरित्र भी पूरी तरह बदल जाएगा। ऑल राइट, तो ये थी कहानी ट्विटर यानी कि एक्स के क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में जो तब्दीलियां हुई हैं उसके आगे पीछे की पूरी कहानी, उसकी संपूर्ण कथा सार। बहुत बहुत शुक्रिया जितेन, वक्त निकाला आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी तीसरी कवर स्टोरी। वसई विरार में अवैध घोषित की गई 55 इमारतों में रहने वाले 3,500 परिवारों के लिए अब एक राहत की खबर आई है। खबर यह है कि बारिश तक नगर निगम की कार्रवाई नहीं होगी और उसके बाद सर्वे होगा और इमारतों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस मामले में हमारे सहयोगी दीपक यादव ने वसई विरार नगर पालिका के कमिश्नर अनिल कुमार पवार से बातचीत की, आप भी सुनिए। बारिश खत्म होने तक हम लोग रुकने वाले हैं। एक बात है, बाय दैट टाइम हम पूरा सर्वे कर लेने वाले हैं कि किन लोगों को ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवा दिया है। ये सब मालूमात करने के बाद यदि MRTP एक्ट के तहत ये बिल्डिंग कुछ रेगुलाइज कर सकते हैं क्या, ये भी हम टेक्निकली वेरीफाई कर लेने वाले हैं। यदि कुछ वैसा हो सकता है तो जो रेसिडेंट है उनका सबका एप्लीकेशन लेके और MRTP एक्ट के अंतर्गत कायदे के रूल्स में बिठा के यदि हो सकता है तो वो भी हमारा प्रयास है। इसके कारण जो लोग उन्होंने उनके पैसे दे के फ्लैट खरीदे हैं उनका कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक बात है सर, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि जिन इमारतों को आप लीगल कर पाएंगे एक्ट के तहत उनको लीगल करने का प्रयास होगा, लेकिन अगर जो लीगल नहीं हो पाएंगी क्या उनको डिमोलिश करने की भी तैयारी आप कर रहे हैं? और अगर डिमोलिश होने की तैयारी ऐसी हो रही है तो वो जो परिवार जो रह रहे हैं अभी उनको कहाँ से घर मिलेगा, उनके लिए क्या कुछ तैयारियाँ होंगी? जो इमारतें हम लोग रेगुलाइज नहीं कर पाते हैं तो उसमें बेसिक MRTP एक्ट में कैसा रहता है कि फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिन और रियर मार्जिन, ये यानी ये बहुत अहमियत रखती है ये चीज़ें, और FSI कितना कंज्यूम किया होता है।
यदि ज़्यादा FSI कंज्यूम किया होगा तो UDCPR जो नया एक्ट आया है उसके अंतर्गत ये सभी FSI कंजम्पशन भी आता है या नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। यदि MRTP एक्ट के अंतर्गत हम उसको रेगुलाइज नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट को हम लिखेंगे इसके कारण, और गवर्नमेंट से कुछ तो भी डायरेक्शन वहाँ से प्राप्त कर लेंगे उसका क्या करना है। 70 के दशक में मुंबई के अंधेरी इलाके में गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पर एक पुल बना था, लेकिन 2018 में उसका एक हिस्सा टूटकर गिरने के बाद सुरक्षा के लिहाज से इसे गिरा दिया गया ताकि नया पुल बन जाए। लेकिन अब जो कहानी इस पुल की सामने आ रही है, इसके बाद आप भी संभवतः चौंक जाएंगे अंधेरी के इस पुल की अधूरी कहानी सुनकर। मुंबई का दिल भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में जगह बहुत कम है। शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें गिनी चुनी हैं, जो हैं भी वो बहुत सक्रिय हैं। ऐसे में अगर किसी रास्ते पर आवाजाही बंद हो जाए तो किसी मुसीबत से कम नहीं है। अंधेरी स्टेशन के पास रेलवे लाइन के ऊपर से जाने वाले पुल को गिराने के बाद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। देखते देखते 5 साल हो गए हैं, शहर में बाकी सब काम हो रहा है, लेकिन पुल बनने की रफ्तार बहुत सुस्त है। अगर पॉलिटिकल विल हो तो हो सकता है, लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है ना, दे ऑलवेज गिव जस्ट वन लास्ट डेट। लेकिन वेदर इट इज़ 2 महीना है, 4 महीना है या 2 साल भी है, तो जो वीकली प्रोग्रेस जो बोलते हैं ना, या पीरियडिकल प्रोग्रेस विच वन कैन मॉनिटर, वो आम जनता को पता ही नहीं चलता है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को लोगों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि जब गोखले पुल चालू था तब लोगों को ईस्ट से वेस्ट जाने या आने में महज 2 से 3 मिनट लगते थे, लेकिन अब पीक आवर्स में 1 से 1.5 घंटा तक लगता है। जबकि अंधेरी में ऑफिस जाने वालों की भारी भीड़ रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कंपनियों के दफ्तर यहाँ हैं। Especially for the school children. जिनका स्कूल वेस्ट में है, उनको 2 घंटे लगते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। बच्चों को घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और 2 घंटे बाद पहुंचते हैं स्कूल। ये बंद हो गया तब से विले पार्ले पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है। अभी भी उस ब्रिज पे भी आई थिंक वी हैव सीन क्रैक्स एंड ऑल रिपेयरिंग गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ सो मच द क्राउड इज डाइवर्टेड ओवर देयर एंड ट्रैफिक यू कैन नॉट आस्क। ऑटो जल्दी मिलती नहीं है यहाँ पे, और प्लस कुछ इमरजेंसी होगी तो फिर आदमी फंस जाता है। पुल को बनाने का जिम्मा मुंबई महानगर पालिका BMC का है, जिसका दावा है कि दिसंबर में पुल बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इस्तेमाल के लिए खोला जाएगा। इस पुल के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर गर्डर डालना और स्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद रेलवे को करना है। वैसे BMC और रेलवे दोनों के दावे हैं कि लोगों की परेशानियां जल्द खत्म होंगी। प्रशासन की तरफ से हम तो वही बोल रहे हैं कि दिवाली के आसपास खोलने का हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि मटेरियल आना शुरू हो गया। जैसा कि आपने सारे पेपर में भी पढ़ा होगा, अभी वेडनेसडे तक 270 टन माल आ जाएगा, तो असेंबली इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी इस वीक से ही। और जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट असेंबल करके हम तो लॉन्चिंग के लिए रेडी रखेंगे। हमारे तरफ से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे पास फाइनली गर्डर लॉन्चिंग के लिए जो डेट आएगी, जो ब्लॉक मांगा जाएगा, उसमें भी जो अवेलेबल मार्जिन होगा जिससे कि लोकल सर्विसेज मिनिमम डिस्टर्ब हो, और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल मार्जिन होगा वो हम देंगे, जिससे ये काम शीघ्र पूर्ण किया जा सके। लेकिन ग्राउंड पर पहुंचने पर अधिकारियों के वादों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। गोखले ब्रिज की नई डेडलाइन दिसंबर 2023 है, लेकिन अभी भी रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनाने का काम बाकी है। तो अब देखना यह होगा कि ये प्रशासन अपना काम पूरा कर लेगा, जिसकी उम्मीद कम दिख रही है, या फिर नई डेडलाइन देगा। कैमरामैन अशरफ के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।